आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, आज़ादी और हिंदुस्तान का बंटवारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर टाइप है ना। स्टेट टू इम्पोर्टेंट रीजन दैट प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना। तो दो कौन से ऐसे कारण है जिसने प्रेरित किया ब्रिटिशर्स को कि वो हिंदुस्तान से निकल जाएं? ब्रिटिश एग्जिट वॉज नो डाउट ग्रेसफुल एंड प्राइम मिनिस्टर एटली रोल वॉज ऑल्सो प्रेज वर्दी। कि जो ब्रिटिश का एग्जिट था ना वो डाउटफुल नहीं कि काफी सुंदर था। और जो प्राइम मिनिस्टर एटली हैं उनका भी जो रोल था वो भी काफी जो है कि प्रेज वर्दी था, यानी काबिले तारीफ था। लेकिन इसके बावजूद हाउ एवर जो ब्रिटिशर्स है ना, विड्रॉ वॉज प्रॉम्प्टेड, वो प्रेरित हुए किसकी वजह से? दो कारण ये हैं। इंटेंस नेशनलिज्म। इंटेंस नेशनलिज्म का मतलब होता है आपका तीव्र या फिर प्रचंड राष्ट्रवाद। एंड एबव ऑल, और इस सबसे ऊपर क्या चीज थी? लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये दो कारण, ये एक कारण हुआ आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है वीक पोजीशन ऑफ इंग्लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है जो पोजीशन थे इंग्लैंड की वो काफी खराब हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डिड आउटकम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्प इंडियाज डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। कि जो आउटकम था यानी जो रिजल्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, किसने कैसे उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो आउटकम है ना यानी रिजल्ट है, उसने कैसे मदद की कि इंडिया ने डिमांड किया सेल्फ गवर्नमेंट कि भाई हमको अब खुद से सरकार चलानी है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 अप्रैल में 1945 में जंग खत्म हो जाती है। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंटर्ड अ न्यू फेज। अब हिंदुस्तान का जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, वो एक नए चरण में पहुंच जाता है। द मेमोरीज ऑफ सीरियस डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वेयर स्टिल फ्रेश। अब वो जो यादें हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा की डिस्टर्बेंस हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफें हुई थी, दिक्कतें हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, वो सब अभी जो है दिलो दिमाग के अंदर ताजा था। फेलियर ऑफ द आईएनए वाज एन अनफॉर्चुनेट एंड टू अ हीरोइक फेज। और जो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो हार था ना, वो अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से एक जो है हीरोइक फेस का यानी हीरोइक चरण का जो है कि बिल्कुल एंड था। एंड द मुस्लिम लीग, और जो मुस्लिम लीग है ना, हैड स्टेप्ड अप इट्स डिमांड फॉर पार्टीशन। और जो मुस्लिम लीग है उसने सवाल कर दिया था किसका? पार्टीशन का। व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रुप बी स्टेट्स प्रोपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या इम्प्लीकेशन था? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है मंशा क्या थी ग्रुप बी स्टेट्स की, जो प्रपोज किया गया था, प्रस्ताव दिया गया था बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोपोज 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, 3 मेजोरिटी वाले यानी जहां पे बाहुल्य है, ज्यादा है, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत टू बी इंक्लूडेड। कौन कौन से प्रांत इंक्लूड करना था ग्रुप बी में? एक तो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसी को एनडब्ल्यूएफपी कहते हैं, और सिंध। तो ये इसको जोड़ना, ये जो है कि जो प्रपोज किया था, तो इसमें यही आशय था, इनको ग्रुप बी में जोड़ना, इन 3 प्रोविंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज मेंशन्ड इन द कैबिनेट मिशन प्लान रिगार्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्रांतीय स्वशासन, यानी कि जो प्रांत है वो खुद से शासन करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या चीजें मेंशन थी कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन के प्लान में? It was mentioned that provinces would enjoy full autonomy। तो देखो यहाँ पे एक मेंशन क्या था कि भाई वो स्वयं अपने आजादी के साथ जो है प्रोविंसेस, जो प्रांत है, वो स्वयं शासन कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर एक मामले के ऊपर, अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट, यानी संघ का जो सब्जेक्ट है उसके अलावा, संघ का जो सब्जेक्ट है संघ विषय के अलावा बाकी सब पे वो जो है कि पूरी तरह से आजादी से जो है कि वो स्वयं शासन कर सकते हैं। What argument did the cabinet mission give to reject जिन्ना proposal of पाकिस्तान? है ना, क्या तर्क दिया, आर्ग्यूमेंट दिया कैबिनेट मिशन ने कि, और जिससे की वजह से जो है कि टू रिजेक्ट, कि जिन्ना का प्रपोजल जो प्रस्ताव है पाकिस्तान को, उसको रिजेक्ट किया जाए, इसके लिए क्या तर्क दिया, क्या वजह दी? According to cabinet mission, the establishment of Pakistan would not solve the problem of communal minorities। तो कैबिनेट मिशन ये कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान बना भी लेते हो तो इससे आपकी दिक्कतें यानी कम्युनल माइनॉरिटीज यानी सामुदायिक में जो अल्पसंख्यक हैं
सांप्रदायिक अल्पसंख्यक है यानी समाज के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनकी दिक्कतें परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए जिन्ना के प्रपोजल को। What was said in the cabinet mission plan about the division of power between the federal government and the provinces? अब यहाँ पे देखो फेडरल का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त गवर्नमेंट, संयुक्त सरकार। तो क्या कहा गया था कैबिनेट मिशन प्लान में डिवीजन ऑफ पावर के लिहाज से, कि डिवीजन ऑफ पावर के लिए बिटवीन किसके बीच में, संयुक्त सरकार के बीच में और प्रांत के बीच में। तो क्या कहा गया वो देखो, देयर वॉज टू बी अ फेडरल यूनियन ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। कहा गया कि देखो एक संयुक्त संघ बनेगा ब्रिटिश प्रोविंस का, ब्रिटिश प्रांत का, और किसका, ब्रिटिश प्रांत और रियासती राज्य का। द यूनियन गवर्नमेंट यानी जो संघ सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, शुड डील विथ फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो वो किस किस विषय में, मामले में देखेगी, फॉरेन अफेयर देखेगी, डिफेंस और कम्युनिकेशन देखेगी। फॉरेन अफेयर का मतलब है आपका विदेशी मामले देखेगी, डिफेंस का मतलब है रक्षा और संचार देखेगी, एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, शुड हैव द पावर टू रेज द फाइनेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द अबव मेंशन सब्जेक्ट। और ये जो ऊपर विषय दिए हुए हैं यानी कि बाहरी मामले हैं और ये जो रक्षा और संचार है, इसके लिए वो फाइनेंसेस यानी कि जो ये फाइनेंस है यानी कि पैसा वगैरह भी जो है कि वो उसको पावर है कि किस तरह से वो रेज करेगी फंड वगैरह इसके लिए। द यूनियन वुड हैव इट्स ओन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय ऑल प्रोविंसेस। जो संघ है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्य और लेजिस्लेचर यानी कि आपके विधान वाले जो है ना, विधान वाले मेंबर्स सारे होंगे, और ये सारे जो मेंबर्स होंगे इलेक्ट किसके द्वारा होंगे, प्रोविंसेस के द्वारा इलेक्ट होंगे। सारे प्रोविंसेस जो है इसको इलेक्ट करेंगे। वेयर एज द प्रोविंसेस वुड एंजॉय फुल ऑटोनॉमी, और जहां पे प्रोविंसेस को जो है कि पूरी ऑटोनॉमी मिलेगी यानी कि स्वयं वो शासन करेंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पे, अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट यानी यूनियन सब्जेक्ट यानी फॉरेन अफेयर को छोड़ के, डिफेंस और संचार को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्रपोजल। तो मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया भाई, मान लिया। The Muslim League accepted the cabinet mission proposal on June 6, 1946. 1946 में 6 जून को इन्होंने प्रपोजल मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज क्यों, इट फेल्ट दैट द ग्रुपिंग ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, की जो मुस्लिम मेजोरिटी है जहां पे बाहुल्य संख्या में मुस्लिम है, उनको ग्रुपिंग करना, उनके प्रांतों को ग्रुपिंग करना, ये जो है कि एक रास्ता है इन अ वे, एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक रास्ता है, इन अ वे मीन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए इन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने इस प्लान को कैबिनेट मिशन के अपना लिया। What was the reaction of the Congress to the cabinet mission plan? अब कांग्रेस का क्या जो है प्रतिक्रिया थी इसके प्रति, कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके प्रति। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल विथ रिजर्वेशन, आरक्षण के साथ कांग्रेस ने भी इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को अपनाया। इट एक्सेप्टेड ओनली दैट पार्ट ऑफ द स्कीम विच डील्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब इसने उस प्रस्ताव के अंदर सिर्फ उस हिस्से को अपनाया जो योजनाएं डील करती थी किसके साथ, संविधान को बनाने के साथ। इट कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ सोवरेन बॉडी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने मान लिया कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ये असेंबली है यानी कि जो संवैधानिक सभा है, ये जो है सबसे सोवरेन यानी कि सबसे ऊपर परम बॉडी है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम बॉडी है संविधान को बनाने के लिए। कांग्रेस वांटेड द ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस, कांग्रेस चाहती थी कि जो प्रांत है उनका ग्रुपिंग कर दिया जाए एज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, मतलब जरूरी रूप से नहीं, वैकल्पिक हो, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक हो, कंपल्सरी ना किया जाए इस चीज को। दिस वाज इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आसाम इन द प्रोपोज्ड सी, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट था, ये देखते हुए कि जो तथ्य है कि आसाम में, जो आसाम को प्रपोज किया गया था, प्रस्ताव दिया गया था आसाम के लिए ग्रुप सी में, हैड अ कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम, वहां पे क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय में। Who was elected as the president of the Constituent Assembly in 1946? 1946 में जो संवैधानिक सभा है उसका प्रेसिडेंट किसको चुना गया,
नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय कौन है? और स्टेट वन ऑफ हिज प्रपोजल विथ रिगार्ड टू द प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट के लिए उनका क्या जो है प्रस्ताव था? जवाहरलाल नेहरू, इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इनको 1946 के अंदर। और लॉर्ड माउंटबेटन, क्या नाम है इनका? लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये आखिरी वायसरॉय है हिंदुस्तान के, और इनके द्वारा दी गई जो प्रस्ताव है वो निम्नलिखित हैं। द ट्रीटीज ऑफ द ब्रिटिश विद द प्रिंसली स्टेट्स कम टू एन एंड, जो भी संधि है ब्रिटिशर्स की रियासती राज्यों के साथ वो जो है अब खत्म होती है। दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट देमसेल्फ, अब ये आजाद है बिल्कुल अपना संगठन बनाने में, और चाहे तो वो इंडिया के साथ जुड़ जाए या फिर चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए वो, या फिर चाहे तो आजाद भी रह सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शन था किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ट्रेजिक प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान? देखो सबसे मुख्य और ट्रेजिक मतलब दुखद प्रावधान क्या था माउंटबेटन के प्लान का? मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ट्रेजिक प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान वाज, ये क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा दुखद थी, इंपॉर्टेंट थी? ट्रांसफर ऑफ पावर, कि पावर का ट्रांसफर करना, सत्ता का ट्रांसफर करना, विदाउट एनी डिले एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू टू डोमिनियन। यानी कि ये सबसे ज्यादा दुखद यही था, देखो कि बिना किसी डिले के सबसे पहली बात तो पावर का हस्तांतरण करना, यानी कि दे देना हिंदुस्तानियों के हाथ में, और दूसरा पार्टीशन कंट्री का पार्टीशन दो राज्य के अंदर या अधिराज्य के अंदर कह सकते हो, दो डोमिनियन में। तो ये सबसे ज्यादा दुखद था। क्वेश्चन नंबर 11, टू हुम वाज द पावर टू बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन प्लान के हिसाब से पावर किसको ट्रांसफर होनी थी? तो पावर देखो ये यहाँ पे ट्रांसफर होनी थी टू इंडियंस, हिंदुस्तानियों को, अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, कि भाई अब इनको इनका पावर दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंशन एनी टू रीजंस व्हाई द कांग्रेस फाइनली एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दो कारण बताने हैं कि कांग्रेस ने लास्टली मान लिया, अपना लिया कि ठीक है भाई पार्टीशन कर दो हिंदुस्तान का। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्सेप्टेड द प्लान ऑन 15 जून, 15 जून को ये लोग इस प्लान को 1947 में 15 जून को इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। वजह क्या है देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कम्युनल राइट्स had taken a serious turn as the result of the direct action of the मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के जो है कि डायरेक्ट एक्शन की वजह से हुआ क्या था कि ये जो कम्युनल राइट यानी कि सांप्रदायिक दंगे जो थे वो बहुत ही जो है कि मतलब चरम सीमा पे पहुंच चुके थे, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। पार्टीशन सीम टू ऑफर अ वे आउट ऑफ केओस, अब यहाँ पे जो पार्टीशन है यानी कि बंटवारा है वही एक रास्ता दिख रहा था इस उथल पुथल से बाहर निकलने का। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, उथल पुथल, है ना। केओस एंड एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता, अराजकता से और उथल पुथल से निकलने का यही एक रास्ता दिखाई दिया। सेकेंडली दूसरा ये भी है, लीडर फेल्ट दैट फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पावर could find India in the middle of civil war because the British were instigating the ruler of the native state to assert their right to freedom। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि पार्टीशन तो एक तो देख लिया, सेकेंडली ये लीडर्स ने, नेताओं ने ये देखा कि भाई अगर और ज्यादा हम लोग डिले करते हैं ट्रांसफर करने में पावर को तो हिंदुस्तान जो है कि सिविल वॉर में आ जाएगा। सिविल वॉर तुमने देखी होगी कैप्टन अमेरिका वाली, है ना, यानी कि नागरिकों का आपस में लड़ना। बिकॉज कैसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जो ब्रिटिश है ना वो क्या कर रहे थे, वो इंस्टिगेट कर रहे थे, यानी कि उनको उकसा रहे थे, किसको, रूलर्स को, नेटिव स्टेट के रूलर्स को, कि वो जो है कि अपना अधिकार लें, कि वो आजाद हो जाए, है ना, हिंदुस्तान से। तो ऐसे में सिविल वॉर होना था, है ना। तो इसलिए जो है कि नेताओं ने कहा कि भाई नहीं, विभाजन कर ही दिया जाए जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। मेंशन एनी टू प्रोविजन, दो प्रावधान बताने हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। तो ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन, कि दो आजाद राज्य अधिराज्य बनेंगे, है ना। 15 अगस्त 1947 को ये हुआ, टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये प्रोवाइड करता है ये एक्ट। सेकेंडली क्या प्रोवाइड करता है, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड।
ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य के सचिव का कार्यालय जो है बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 स्टेट अबाउट बंगाल एंड पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, वो क्या बताता है, क्या स्टेट करता है बंगाल और पंजाब के लिए, और क्या है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए और सिलहट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आसाम का है। तो बंगाल एंड आसाम वुड बी डिवाइडेड इफ सो डिजायर्ड बाय द पीपल। अगर लोग चाहेंगे तो बंगाल और पंजाब का भी विभाजन हो जाएगा। द प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रांतीय जो सभाएं हैं दो पार्ट की, वुड मीट सेपरेटली, वो अलग अलग मिलेंगी, सेपरेटली मिलेंगी, रिप्रेजेंटिंग हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जो जिले जहां पे कि हिंदू ज्यादा हैं, एंड मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे जिले जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, एंड वुड डिसाइड, और वो डिसाइड करेंगे थ्रू अ मेजोरिटी, मेजोरिटी के हिसाब से कि ज्यादा वोट किधर जाते हैं, मेजोरिटी वोट के हिसाब से, वेदर दे वांटेड द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस और नॉट, कि वो प्रांत का विभाजन चाहते हैं या नहीं। अब प्लेबीसाइट, ये वर्ड देखो, इसका मतलब होता है, प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, लोकमत संग्रह भी कह सकते हो, कि लोगों की राय, वुड बी हेल्ड, जनमत संग्रह कराया जाएगा NWFP में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, वेदर दे वुड लाइक टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तो जनता से पूछा जाएगा, उनसे वोट कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा कि भाई आप किधर जाना चाहते हो, पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो या हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हो। NWFP ज्वाइंट वेस्ट पाकिस्तान, जो NWFP है यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और जो सिलहट है उसने ईस्ट पाकिस्तान, ये NWFP ने वेस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया और सिलहट ने ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद है कि एक प्लेबिसाइड वुड बी हेल्ड इन द सिलहट डिस्ट्रिक्ट, सिलहट डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्लेबिसाइड होगा, मतलब कि जनमत संग्रह होगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो ईस्ट में है, ईस्ट बंगाल में है, टू डिटरमाइन वेदर दे वुड लाइक टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, की वो कहाँ जाना चाहेंगे, वो ज्वाइन करना चाहेंगे पाकिस्तान को या फिर इंडिया को। तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बताता है, स्टेट करता है इनके बारे में। नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे पहली लाइन देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का बोला है, और दूसरा बोल रहा है इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, एक इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा हुआ है और ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला हमारा गवर्नर जनरल है इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो है लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा जो इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया के हैं वो है सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट वे डिड ब्रिटेन सफर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस तरह से जो है कि ब्रिटेन झेला, सफर किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन टुक ए नंबर ऑफ मेजर, बहुत सारे उसने पैमाने अपनाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, टू ब्रेक द डेडलॉक परसिस्टिंग सिंस द रिजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1939। जो आपस में दरार आ गई थी, डेडलॉक आ गया था, डेडलॉक का मतलब होता है तुम्हारा रुकावट आ गई थी, है ना, और परसिस्ट कर रही थी। परसिस्टिंग का मतलब जानते होता है, परसिस्टिंग का मतलब होता है लगातार, वो लगातार ही रह रही थी। और ये कब से शुरू हुई थी, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो है इस्तीफा दे दिया था 1939 को। एंड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव फॉर टॉक्स, अनुकूल, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, है ना। तो बहुत सारे जो है कि इसने जो है कि मेजर्स अपनाए, बहुत सारे पैमाने अपनाए कि किसी तरीके से जो डेडलॉक बढ़ता चला जा रहा है, लगातार रह रहा है रेजिग्नेशन के बाद से कांग्रेस के, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके जिसमें जो है कि अनुकूल रूप से बातचीत हो सके। तो इस तरीके से जो है कि ये इसमें फेल कर गया। तो ये सफरिंग है ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द पर्सन हु कंस्टिट्यूटेड द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन था भाई, तो इसमें थे तुम्हारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और मिस्टर एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 18 की व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेंडिंग द कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन 1946। क्या पर्पस था कैबिनेट मिशन को भेजने का हिंदुस्तान में 1946 में,
देयर मेन पर्पज वॉज टू ब्रिंग अबाउट अ सेटलमेंट। भाई एक सेटलमेंट करना था। क्या सेटलमेंट करना था? किसके बीच में? बिटवीन, समझौता करवाना था बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस फॉर स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स। तो यहाँ पे समझौता करवाना था किसके बीच में? मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में, ताकि एक रफ्तार के साथ जल्दी ट्रांसफर किया जा सके पावर ब्रिटिश के हाथों से हिंदुस्तानियों के हाथों में। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान proposed a two-tiered federal union of British provinces and princely state. With reference to this, describe the following. जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसने प्रस्ताव रखा था दो टेयर्ड फेडरल यूनियन का, यानी कि संयुक्त संघ का, ब्रिटिश के प्रांत का, और प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासती राज्य का। इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं कि नेम द प्रोसेस हु कंस्टिट्यूटेड द कैबिनेट मिशन। पर्सन, उस पर्सन का नाम क्या है जिसने कंस्टिट्यूट किया कैबिनेट मिशन को। और नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेंडिंग द कैबिनेट मिशन टू इंडियन 1946। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई समझौते के लिए, इससे जस्ट पहले आंसर आया था। तो इसके अंदर पर्सन जो लोग थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, और इसके अलावा मिस्टर एवी अलेक्जेंडर हैं। और मेन पर्पस अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक समझौता करवाना है किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ताकि जल्दी से पावर ट्रांसफर हो सके ब्रिटिशर्स के हाथों से लेके हिंदुस्तानियों के हाथों में। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, द फेडरल स्ट्रक्चर प्रोपोज्ड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, ये बताना है आपको। तो ये जो आपका संयुक्त स्ट्रक्चर है जो कि प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, वो क्या है? कैबिनेट मिशन हैविंग फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन है ना, वो फेल कर गया था कि कोई जो है एग्रीमेंट करवा पाए इनके बीच में। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, है ना, समझौता कर पाए मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस के बीच में। तो इन्होंने जो है कि प्रपोजल दिया, यानी प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? देयर वॉज टू बी फेडरल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक फेडरल यूनियन होगा, यानी कि एक संयुक्त संघ बनाया जाएगा जिसमें सारे प्रांत होंगे और सारे राज्य होंगे हिंदुस्तान के। फेडरल सेंटर वुड कंट्रोल ओनली डिफेंस। जो फेडरल सेंटर यानी संयुक्त केंद्र होगा वो रक्षा देखेगा, फॉरेन अफेयर देखेगा और कम्युनिकेशन यानी कि संचार देखेगा। जो प्रोविंसेस होंगे वो लुक आफ्टर अदर सब्जेक्ट, और बाकी जो विषय बचते हैं उसको प्रोविंसेस खुद देखेंगे। एंड ऑल्सो कंट्रोल द रेसिजुअरी पावर, और बाकी जो बचे हुए पावर्स हैं वो सब भी जो है कि ये अपना देखेंगे। रेसिजुअरी पावर का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियां जो है, ये सब और बाकी सारे विषय भी यही लोग देखेंगे, और रेसिजुअरी पावर को नियंत्रित भी यही लोग करेंगे, यानी कि प्रोविंसेस जो है प्रांत करेंगे खुद से। फेडरल की जिम्मेदारी में सिर्फ तीन चीजें थी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और डिफेंस। द ऑप्शन गिवन टू द प्रिंसली स्टेट। क्या ऑप्शन दिया गया भाई, क्या विकल्प दिया गया प्रिंसली स्टेट को, यानी कि रियासती राज्यों को? प्रिंसली स्टेट वुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑल द पावर एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी वेयर टू बी टर्मिनेटेड। जो रियासती राज्य हैं वो बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, और जो भी उनके वो पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, वो सब जो है ब्रिटिश अथॉरिटी अपना जो है टर्मिनेट कर देगी, खत्म कर देगी। ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट मेड बाय ब्रिटिश विथ रेफरेंस टू स्टेट वुड लैप्स फ्रॉम अगस्त 15 1947। जितनी भी संधि और जितने भी समझौते हुए हैं ब्रिटिश के साथ संदर्भ में स्टेट्स के, वो सारे के सारे लैप्स कर जाएंगे। लैप्स करने का मतलब है खत्म हो जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे अगस्त 15 1947 से। दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट देमसेल्फ विद देयर आइदर डोमिनियन। दो अधिराज्य बने हैं ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो जिससे चाहे उससे जाके एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो टू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो आजाद भी रह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश टू पैसिफाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग was clearly visible in the cabinet mission proposal, but in reality neither could be pleased with reference to this. Explain the following. तो अब देखो, अब क्या है कि जो अटेम्प्ट हुआ ब्रिटिश के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, पैसिफाई का मतलब है शांत किया जा सके कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को। वो क्लियरली विजिबल हो रहा था, कैबिनेट मिशन प्रपोजल जो प्रस्ताव था उसके अंदर दिख रहा था कि भाई शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों में से कोई जो है राजी नहीं हुआ या फिर शांत हुआ।
आपको बताना एनी 3 प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन। 3 प्रपोजल बताने हैं, 3 प्रस्ताव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ हिंदी देखेंगे। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि एक संयुक्त संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी रहेगा और प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे, रियासती राज्य भी रहेंगे। जो केंद्र सरकार होगी वो 3 विषय देखेगी अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने न्याय में, अपने हद में। वो कौन कौन से हैं? रक्षा है, इसके अलावा बाहरी मामले हैं, फॉरेन अफेयर है, और संचार देखेगी। ऑल अदर सब्जेक्ट, दूसरे जितने भी विषय हैं वो कंट्रोल में रहेंगे प्रांतों के, यानी प्रोविंसेस ही उसको कंट्रोल करेगा। और जो प्रिंसली स्टेट है यानी रियासती राज्य हैं, वो सारा सब्जेक्ट रिटेन करेंगे और पावर उनके पास रहेगा। अदर देन दोज, उनको छोड़ के जो सीड हुए यानी हामी भरे हैं, किसके लिए? यूनियन के लिए, यानी संघ के लिए, जिन्होंने सीड कर लिया यानी अपने आप को सौंप दिया, जो सीडेड टू यूनियन, जो है ना, सौंप दिया जो चीज यूनियन को, उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पे, बाकी सारे विषय पे उनका खुद का पावर वगैरह रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड फ्रेम द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो है कि एक जो है संवैधानिक सभा होगी जो कि बनाएगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संघ का संविधान बनाएगी। इट वाज टू हैव 385 मेंबर, 385 मेंबर होंगे इसके अंदर। 292 मेंबर इलेक्ट होंगे, कहां से? प्रोविंस से इलेक्ट होंगे, ठीक है। और जो है प्रिंसली स्टेट जो है कुड सेंट 93 मेंबर, और जो रियासती राज्य है वो कितना मेंबर भेज सकता है? वो 93 मेंबर्स भेज सकता है। नेक्स्ट बी पार्ट है द रीजन फॉर द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेंस एंड लेटर रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या कारण था मुस्लिम फॉर द मुस्लिम लीग की एक्सेप्टेंस किया एंड लेटर रिजेक्ट कर दिया वो कैबिनेट मिशन प्लान को? द मुस्लिम लीग फर्स्ट एक्सेप्टेड द कैबिनेट प्रपोजल ऑन जून 6, 1946। तो शुरुआत में तो इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था इस प्रस्ताव को, जो 6 जून 1946 की तारीख है। इट सॉ इट इन द सीड्स ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने देखा ना कि ये एक पाकिस्तान को बनाने के लिए रोपा हुआ बीज की तरह काम करेगा, है ना। एंड इंटरप्रेटेड द रीजनल ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस एज डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिमांड फॉर पाकिस्तान। डी फैक्टर मतलब तथ्यपूर्ण, व्यवहार में मतलब व्यवहार में इसको इस तरीके से देखा कि भाई ये एक तरह से रिकॉग्निशन है कि लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे व्यवहार को समझ रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो इस तरीके से इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया, इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को, और इंटरप्रेट करने के साथ साथ इन्होंने मान लिया। लेटर, बाद में होता क्या है कि जिन्ना एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब इस प्रस्ताव का पहले तो दिखाई दिया कि हाँ भाई बीज रोप रहे हैं, हाँ भाई लोग पहचान रहे हैं कि हाँ भाई हम पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। बाद में इन लोगों ने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, अस्वीकृति दिखाई। व्हेन वाइसरॉय स्टार्टेड नेगोशिएशन, बातचीत करना शुरू किया, किसके लिए? फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार के लिए। जिन्ना बिकेम जिटरी, जिन्ना जो है ना कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गए। किससे चिड़चिड़ा हो गए? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस हैड एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि संवैधानिक सभा के अंदर जो कांग्रेस है उसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी। ही फियर्ड, उनको खौफ हुआ कि द मुस्लिम लीग वुड बी आउट वोटेड इन द असेंबली, कि मुस्लिम लीग को तो ऐसे ही जो है कि वोट वगैरह नहीं मिलेगा असेंबली के अंदर, सभा के अंदर। द लीग ऑल्सो फियर्ड, जो लीग है मुस्लिम लीग, उसको यह भी खौफ था कि ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, अगर ब्रिटिश चले जाते हैं हिंदुस्तान से, इसका मिंट यह है कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू हिंदूज, कि सारा पावर किसको मिल जाएगा? सिर्फ हिंदुओं को मिल जाएगा, हु वेयर अ मेजोरिटी इन इंडिया। और ये तो जो है कि काफी ज्यादा मात्रा में है, हिंदुस्तान के अंदर बाहुल्य है, ज्यादा संख्या में है। द मुस्लिम लीग पास्ड रिजोल्यूशन ऑन 29 जुलाई 1946। इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया 29 जुलाई 1946 को मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, विड्रॉइंग इट्स एक्सेप्टेंस, कि अपना एक्सेप्टेंस जो दिया था ना कैबिनेट मिशन प्लान के लिए, उसको इन्होंने खारिज कर दिया, कहा कि नहीं हम अपना वापस लेते हैं। इट डिसाइडेड टू रिजॉल्व टू डायरेक्ट एक्शन, और इसने जो है सहारा लिया किसका? डायरेक्ट एक्शन का। और यही डायरेक्ट एक्शन है जिसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत ज्यादा कम्युनल राइट वगैरह भी बढ़ चुके थे। Why did the Congress refuse to participate in the formation of the interim government under the cabinet mission plan? अब यहाँ पे कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, हम प्रतिभागी नहीं बनेंगे जो आप आंतरिक सरकार बना रहे हो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, उसके में। तो कांग्रेस रिफ्यूज्ड द वाइसरॉयज ऑफर टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार बनाने का जो ऑफर था उसको कांग्रेस ने बिल्कुल जो है कि सिरे से इनकार कर दिया। फॉर इट्स लिमिटेड स्टेटस एंड पावर, क्योंकि इसमें जो पावर है और जो स्टेटस है वो क्या है? एक हद में थी, है ना।
ठीक, इट्स लिमिटेड स्टेटस एंड पावर एंड ऑल्सो बिकॉज, और क्या कारण था, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का मतलब होता है कि एक तरह के केसेस एक तरह से देखे जाएंगे और अलग तरह के केसेस अलग तरीके से देखे जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी देखा गया था विथ मुस्लिम लीग, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इट, इन्होंने नहीं माना, नहीं भाई बिल्कुल दोनों को अलग अलग क्यों देखा जाएगा, एक तरीके से देखा जाए। तो इट वॉज ऑल्सो अपोज्ड, इसलिए भी इसको अपोज किया गया, मुखालिफत की गई कि लीग जो है क्लेम कर रहा था दैट इट अलोन हैड द राइट टू नॉमिनेट ऑल द मुस्लिम मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग है ना ये दावा कर रहा था कि हमको अकेले पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम नामित कर सकें हर एक मुस्लिम मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, यानी कि कार्यपालिका के, वो कार्य परिषद के, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सारे मेंबर को हमारे पास मतलब ताकत है, राइट है कि हम सबको नामित हम ही करेंगे। तो ये बात भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माउंट बेटन फॉर्मूला वाज टू डिवाइड इंडिया बट टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि माउंट बेटन चाह रहे थे कि भाई ठीक है हिंदुस्तान को डिवाइड कर दें, लेकिन फिर से जो है कि रिटेन रहे उसका मैक्सिमम, जो उसकी अखंडता है वो मैक्सिमम ज्यादा रूप से जो है कि बिल्कुल बरकरार रहे। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की रोशनी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवालों के जवाब देने हैं। स्टेट द बेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्या बेसिस था, है ना, किस बुनियाद के ऊपर जो है पार्टीशन किया गया हिंदुस्तान का। द प्लान प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, प्लान में क्या था, प्रावधान था कि भाई पार्टीशन होगा किसका, पंजाब और बंगाल का। द प्रिंसली स्टेट वेयर गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द टू न्यू स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान। अब दो अधिराज्य में बढ़ चुका है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। रियासती राज्यों को क्या है कि उनको अधिकार है कि वो जहां चाहे वहां जा सके, जिससे चाहे उससे जुड़ सके, चाहे हिंदुस्तान से चाहे पाकिस्तान से। अब यहाँ पे प्रोविजन देखते हैं पार्टीशन का कि बोथ बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड इफ सो डिजायर्ड बाय द पीपल, कि अगर लोग चाहेंगे तो पंजाब और बंगाल दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे लोगों की चाहत के हिसाब से। प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ द टू पार्ट वुड मीट सेपरेटली रिप्रेजेंटिंग हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट and would decide थ्री मेजोरिटी वोट वेदर दे, थ्रू थ्री नहीं होगा यहाँ पे, थ्रू मेजोरिटी वोट होगा खाली, थ्रू मेजोरिटी वोट वेदर दे वांटेड द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस और नॉट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रांतीय सभा होगी, प्रांत की सभा होगी दोनों हिस्सों की, वो अलग अलग मिलेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व रखेंगे, जहां पे हिंदू मेजोरिटी वाला जिला है वो, और जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी यानी जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वो जिला, और सब जो है कि अपना जो है वोट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो उनको डिवीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। जनमत संग्रह, फिर से आ गया ये वर्ड प्लेबिसाइट, एक जनमत संग्रह कराया जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एज वेल एज इन सिलहट में, ये हम लोग देख चुके हैं, जो कि सिलहट एक डिस्ट्रिक्ट है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वेस्ट ईस्ट बंगाल में, और डिटरमाइन किया जाएगा, है ना, ये देखा जाएगा वेदर दे वुड लाइक टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा जिससे हम लोग लोगों की राय मांगेंगे, वो लोग राय मांगेंगे कि आप किधर जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान से। स्टेट एनी थ्री फीचर ऑफ द माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान का 3 फीचर बताना है। तो विशेषताएं, तो लॉर्ड माउंट बेटन एज्यूम्ड ऑफिस एज वाइस रॉय ऑन 24 मार्च 1947, ठीक है, 24 मार्च को ये एज्यूम कर लेते हैं ऑफिस, लॉर्ड माउंट बेटन को एज्यूम किया जाता है, एज्यूम्ड ऑफिस है एज वाइसरॉय के हिसाब से, मतलब इस पद के हिसाब से 24 मार्च 1947 को। आफ्टर मेनी कंसल्टेशन, बहुत सारे जो है कि बातचीत के बाद, कंसल्टेशन के बाद, बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद, कंसल्ट करने के बाद ही अनाउंस्ड, इन्होंने ऐलान किया हिज प्लान ऑन 3 जून 1947, 3 जून को इन्होंने ऐलान किया, और उसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सीधे विशेषताएं देखते हैं। द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियन, के हिंदुस्तान को 2 अधिराज्य में बांट दिया जाएगा, 2 राज्य में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। एक जनमत संग्रह कराया जाएगा प्रोविंस में एनडब्ल्यूएफपी में, ताकि ये देखा जा सके कि लोग क्या चाहते हैं प्रांत के, वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान के। ऑलरेडी कई बार पढ़ लिया हम लोगों ने, तो इसलिए डायरेक्ट हिंदी देख लेते हैं। जो प्रोविंस है, प्रांत है आसाम का, बंगाल का, पंजाब का, वो भी डिवाइड होगा, और इसमें भी प्लेबिसाइट होगा, वही जनमत संग्रह कराया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, है ना, मेजोरिटी एरिया से, हिंदू मेजोरिटी से और मुस्लिम मेजोरिटी से। एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, है ना, एक बाउंड्री कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड
ये जो है कि बनाया जाएगा, है ना, ऑफ द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के लिए, है ना, कि ये क्या करेगा, ये चिन्हित करेगा, बाउंड्री बनाएगा, किसका, दोनों कंट्रीज की सरहदों को बनाने के लिए एक बाउंड्री कमीशन को बनाया जाएगा, बाउंड्री सरहदी समिति जिसका नाम है हिंदी में। द प्रिंसली स्टेट वुड हैव एन ऑप्शन, प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, कि वो चाहे तो कहीं भी जा सके या फिर चाहे तो आजाद भी रह सकता है। सी पार्ट है कि व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द माउंटबेटन प्लान, अब कांग्रेस ने इस प्लान को जो है एक्सेप्ट क्यों किया। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया था, कब एक्सेप्ट किया था, 15 जून 1947 को, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं। द कांग्रेस रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखो एक तरह से ना ये मजबूरी बन गई थी इसको एक्सेप्ट करना, क्यों मजबूरी बन गई थी वो देखो। पहली वजह यह है कि द लार्ज स्केल कम्युनल राइट दैट engulfed द होल कंट्री convinced that only solution to the communal problem lay in the partition of India। अब बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था सांप्रदायिक दंगा, है ना, और पूरे के पूरे देश के अंदर जो है कि बिल्कुल वो फैल गया था, घिर गया था, पूरा देश इसके अंदर घिर गया था, पूरा देश जल रहा था। तो ये भाई हो गया कि भाई एक ही सॉल्यूशन है इससे बच के निकलने का, कि भाई पार्टीशन कर दिया जाए। पार्टीशन वॉज कंसिडर्ड बेटर देन अनवारंटेड स्लॉटर ऑफ इनोसेंट पर्सन, भाई इससे अच्छा होगा कि लोगों की जान जाए, अनवारंटेड, अनवांटेड होगा यहाँ पे, बेटर अनवांटेड, यानी कि बिना चाहे, स्लॉटर का मतलब कि कत्लेआम, है ना, कत्लेआम होगा मासूम लोगों का, इससे बेहतर है कि क्या किया जाए, बंटवारा कर ही दिया जाए। डिफिकल्टीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम लीग, अब यहाँ पे जो है मुश्किल क्रिएट हो रही थी प्रशासन में, क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रहा था मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का रवैया ठीक नहीं था, एटीट्यूड। विच हैड ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन 26 अक्टूबर 1946, और इन्होंने जो है ना आंतरिक सरकार जो बन रही थी उसको ज्वाइन कर लिया था 26 अक्टूबर 1946 को। नेशनल लीडर्स, जो आपके राष्ट्रवादी नेता थे, वेयर नाउ कन्विंस्ड, उसको राजी कर लिया गया था दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑन, कि कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं है। देयर मस्ट बी आइदर, या तो पार्टीशन हो जाए और ओपन वॉर विथ मुस्लिम लीग, या तो जंग कर ली जाए खुल के मुस्लिम लीग के साथ, या फिर बिल्कुल इनको अलग कर दिया जाए, बस यही ऑप्शन बच गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे वजह हैं। द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वाज अ फेडरेशन विद अ वीक सेंटर, अगर अल्टरनेटिव इसका अगर कुछ और हमको उपाय सोचना हो पार्टीशन का, तो वो ये था कि एक संघ बनेगा, और ऐसा संघ बनेगा, ये संयुक्त बनेगा जिसका कि केंद्र बिल्कुल कमजोर होगा। दो द डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस डायनेस्टिक कम्युनल एंड रीजनल कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल ओनली बाई ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो एक अगर मजबूत केंद्र होगा तभी तो सारे संप्रदाय वगैरह को, सारे रीजनल क्षेत्र वगैरह को जो है कि एकदम बिल्कुल नियंत्रण में रखा जा पाएगा। स्मॉलर इंडिया विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वाज बेटर देन अ बिगर स्टेट विथ अ वीक सेंटर। अब एक देखो बड़ा सा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन उसका जो है कि केंद्र बिल्कुल कमजोर रहे, और बिल्कुल कमजोर रहे, वीक रहे, इससे बेहतर ये होगा कि हम छोटा सा हिंदुस्तान ले लें लेकिन उसका केंद्र जो है बिल्कुल मजबूत हो। ठीक है, रीजन भी दिया है कि क्यों ऐसा करना पड़ा, बहुत सारी वजह हैं। द लीडर फेल्ट दैट पार्टीशन वुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड एनी अदर अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर, लीडर्स नेताओं ने ये महसूस किया कि जो पार्टीशन है वो जो है कि आजादी, वो जो है कि आजाद कर देगा, रिड इस परेशानी से भी दूर कर देगा। जो संविधान का है सेपरेट इलेक्टोरल रेट्स के लिए जो संविधान बनाना है वो भी नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। इंडिया वुड इवॉल्व अ ट्रूली सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी, और जो हिंदुस्तान है वो उभर कर आएगा किस तरीके से, एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी कि लोकतांत्रिक। लास्टली द लीडर फेल्ट दैट फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पावर कुड फाइंड इंडिया इन द मिड्स ऑफ सिविल वॉर, अब यहाँ पे सिविल वॉर हो सकता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर लगाएंगे किसमें, पावर को ट्रांसफर करने में, तो कांग्रेस ने जो है कि स्कीम को, पार्टीशन के स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट was unique in history because never before had such a large population of the world achieved independence through legislation. In this context, answer the following question.
अब यहाँ पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो बहुत ही यूनिक है इतिहास के अंदर, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि ऐसा एक बड़ा पॉपुलेशन दुनिया के अचीव करे इंडिपेंडेंस थ्रू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के हिसाब से यानी विधान के हिसाब से कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। स्टेट थ्री मेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 3 प्रावधान बताना है। On the basis of Mountbatten Plan on June 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से 3 जून 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, इसने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 को। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन नॉन रिस्पेक्टिवली एज इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो इसमें जो है कि सबसे बड़ा दुखद यही है कि इसके अंदर हिंदुस्तान को 2 अधिराज्य में बांटा जाएगा, एक हिंदुस्तान में और एक पाकिस्तान के अंदर। अब इसके बाद इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, इसके दूसरे पार्ट में कि पाकिस्तान वाज टू कंप्राइज ऑफ ईस्ट बंगाल, कि पाकिस्तान जो होगा उसमें जो है ईस्ट बंगाल होगा, पूर्वी बंगाल होगा, वेस्ट पंजाब होगा, पश्चिमी पंजाब होगा, सिंध का हिस्सा होगा, बलूचिस्तान का हिस्सा होगा, और इस हिस्से के अलावा NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी होगा, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिलहट भी होगा आसाम का। देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल होगा हर एक अधिराज्य के लिए या फिर कह सकते हो राज्य के लिए, यानी इंडिया के लिए भी होगा और पाकिस्तान के लिए भी होगा, जो कि क्या होगा, इनका संविधानिक प्रमुख होगा, संविधानिक हेड होगा। गवर्नर जनरल वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, और ये जो गवर्नर जनरल होगा ना, वो जो है कि मंत्रियों की सलाह पे जो है काम करेगा। इसके अलावा और क्या प्रावधान थे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियन वुड सर्व एज सोवरेन बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अदर लॉज ऑफ फॉर देयर डोमिनियन। जो आपका संवैधानिक सभा है दोनों डोमिनियन की, वो क्या है, ये सुप्रीम बॉडी है, यानी कि सबसे परम बॉडी है, सबसे ऊपर यही है। और ये क्यों है, ये क्या करेगी, कि ये किस लिए है, ताकि ये क्या करेगी, अपने देश का, अपने राज्य का क्या करेगी, सरकार बनाएगी अपने अपने डोमिनियन में, अपने अपने राज्य में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was also to serve as the central legislature of the two dominion, जो संवैधानिक सभा होगी वो सर्व करेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों डोमिनियन के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब होता है केंद्रीय विधान मंडल, है ना, की तरह काम करेगी दोनों डोमिनियन के लिए, दोनों राज्य के लिए। प्रेस्ली स्टेट वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ हिज मैजेस्टी, अपनी मर्जी से वो क्या चाहते हैं, अगर आजादी चाहते हैं तो वो आजाद हो सकते हैं। ऑफिस जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, है ना, जो इंडिया के लिए है, वो क्या हो जाएगा, अब एबॉलिश हो जाएगा। इसका मतलब मैंने पहले ही से भी बताया था, इसका मतलब होता है सचिव, वो राज्य के सचिव का कार्यालय, इसको जो है एबॉलिश कर दिया जाएगा। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर ईच ऑफ टू डोमिनियन, दोनों डोमिनियन में, दोनों अधिराज्य के अंदर किसको सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो डोमिनियन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये एग्जिस्ट होता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये पहले गवर्नर जनरल बने डोमिनियन के, हिंदुस्तान के, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं, मेंशन द एरियाज वेयर प्लेबिसाइट्स वेयर टू बी हेल्ड। प्लेबिसाइट का मतलब मैंने बताया कि जनमत संग्रह कहाँ कहाँ पे होने वाला था। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन न्यू सेटअप इन इंडिया, तो क्या पोजीशन था, है ना, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का हिंदुस्तान के नए सेटअप में। तो एक प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह का होना था NWF यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एज वेल एज सिलहट में भी होना था, जो सिलहट एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट बंगाल में। जो एक्ट है, ये जो एक्ट है ये मार्क करता है एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि अब जो है ब्रिटिश रूल का अंत हो गया। द डोमिनियन, जो दोनों अधिराज्य हैं, राज्य हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये अब एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अब वो ये वजूद में आ चुके हैं 15 अगस्त 1947 से। अब यहाँ पे पिक्चर स्टडी में देख सकते हो, ये आपके जवाहरलाल नेहरू है,
ठीक है, और ये एक सभा में ही बैठे हुए हैं। इन द पिक्चर कह रहा है इन हिस्ट्रिक फोटोग्राफ, ऐतिहासिक फोटो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दिख रहा है कि ये दे रहे हैं गिविंग हिज फेमस स्पीच, अपना फेमस स्पीच दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यानी संवैधानिक सभा में 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। मेंशन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आपको प्रावधान बताने हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसका। तो दो इसके प्रावधान ये हैं, द टू न्यू डोमिनियन, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये बताता है कि दो जो है कि इंडिपेंडेंट आज़ाद राज्य बनाए जाएंगे, और दो आज़ाद राज्य का नाम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये इफेक्ट कब से आएगा, ये प्रभाव में आएगा 15 अगस्त 1947 से। एंड डिमार्केटेड द टेरिटरीज ऑफ ईच, डिमार्केटेड का मतलब होता है निर्धारित हो जाएगी दोनों की सीमाएं। पाकिस्तान में क्या क्या हिस्सा पड़ेगा, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पड़ेगा, सिलहट डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आसाम का। इंडिया जो है वो कॉम्प्राइज करेगा ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज, एल नहीं है यहाँ पे, ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका जो सारा का सारा बचा हुआ हिस्सा है वो किसका है, हिंदुस्तान का है। इसके अलावा ये दूसरा बिंदु है, ईच डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल, दोनों के पास अपना गवर्नर जनरल होगा। दोनों जो राज्य हैं, दोनों डोमिनियन है, उनके पास अपना अलग अलग जो है सेपरेट गवर्नर जनरल होगा, है ना, टू रिप्रेजेंट हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट, है ना। बट ही वॉज टू बी ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन अभी क्या रहेगा, सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रहेगा, और एडवाइस पे, मिनिस्टर्स के एडवाइस पे जो है कि काम करेगा, एक्ट करेगा हर मामले में। सोवरीन लेजिस्लेचर फॉर बोथ डोमिनियन, यानी कि जो लेजिस्लेचर विधान है, विधायिका है, वही सुप्रीम होगा दोनों डोमिनियन के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ डोमिनियन, दोनों ही राज्य जो है उनमें जो है सोवरेन लेजिस्लेचर होगा, हैविंग फुल पावर टू फ्रेम लॉज। और जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका होगी वो क्या करेगी, वो जो है उसके पास पूरा पावर होगा कि वो नियम कानून बनाएगी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए, अपने अपने देश के लिए। नो लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947, कोई कानून पारित नहीं होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से 15 अगस्त 1947 के बाद, और जो अप्लाई होगा इन आइदर ऑफ द टू डोमिनियन, दोनों डोमिनियन के ऊपर कोई कानून जो है पारित नहीं होता और नहीं कोई अप्लाई होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक सभा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वुड एक्ट एज द सोवरेन, वो जो है कि परम रूप से तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बात कर रहे थे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की और पाकिस्तान की, वो बिल्कुल परम होगी, और जो लेजिस्लेचर होगा, विधान होगा उनका, वो कानून बनाएगा उनके लिए और उनके लिए संविधान बनाएगा। और तब जब तक जो है ऐसा नहीं होता है, तो जो दोनों के दोनों कंट्रीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग रन करेंगे अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ 1935। इसके अलावा है एंड ऑफ पैरामाउंसी, ये सी है यहाँ पे। जो पैरामाउंसी था किसके ऊपर की, क्राउन का पैरामाउंसी था इंडियन के जो है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर यानी रियासती इलाकों के ऊपर। वो भी जो है कि विद द इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 खत्म हो जाएगा। जो सारा पावर है अथॉरिटी का, जो क्राउन है, वो सब जो है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो पैरामाउंसी थी कि यानी कि सबसे ऊपर में टॉप में कौन है, क्राउन है, वो सब खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। इसके साथ साथ ये जो पावर है किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को। और जो प्रिंसली स्टेट है वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो चाहें तो दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को, है ना। एबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि सचिव के कार्यालय का यहाँ पे जो है कि ये टर्मिनेशन हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा। और ये जो ऑफिस है ना, ये एबॉलिश होगा। इसके साथ साथ जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ का, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान के कंट्रीज़ का जो रिलेशन है, वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी देखेगा, यानी कि राष्ट्रमंडल सचिव देखेगा। इसके अलावा डिवीज़न जो आर्मी का है, शेयरिंग एसेट्स का है, ये भी होगा। एक प्रावधान बनाया गया, वो उसके हिसाब से जो है कि हिंदुस्तान की आर्मी का शेयरिंग होगा,
और साथ ही जो भी एसेट्स वगैरह हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बटेंगे। उसी तरीके से जितना यदि दायित्व है यानी लेबिलिटी है उसका भी बंटवारा दोनों देशों के बीच में होगा। फिर इसके बाद डिस्कस करना है 3 बेसिक रीजन व्हाई द कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसने रिजेक्ट क्यों किया पाकिस्तान के डिमांड को। तो उसने इसलिए जो है कि रिजेक्ट किया कि बहुत ही मुश्किल होगा आर्म्ड फोर्सेस को जो है कि डिसइंटीग्रेट करना, मतलब टुकड़ों में बांटना, और टेलीग्राफ को अलग करना, और साथ ही साथ पोस्टल को। पार्टीशन जो है कि एक प्रॉब्लम खड़ा करेगा प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जो कि और भी ज़्यादा जटिल प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि प्रिंसली स्टेट तो भाई किसी में भी जा सकते हैं या फिर आज़ाद भी रह सकते हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं था उन एरियाज़ को इंक्लूड करने का कि पंजाब, बंगाल, आसाम पाकिस्तान में रहेंगे, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, मोस्टली नॉन मुस्लिम वाली पॉपुलेशन है। सी वाला पार्ट देखते हैं। मेंशन 4 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्सेप्टिंग द माउंटबेटन प्लान। आपको 4 इंपॉर्टेंट रीजन बताने हैं कि क्यों जो है कांग्रेस ने जो है कि इस प्लान को एक्सेप्ट किया। पहला है नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग। अब जो रवैया था ना मुस्लिम लीग का वो ऐसा था कि वो कॉपरेट बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे कांग्रेस का। मुस्लिम लीग हैड ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द कांग्रेस एंड नॉट टू कोऑपरेट विद इट। अब इन्होंने किया क्या था मुस्लिम लीग ने, इन्होंने आंतरिक सरकार जो बनी थी ना, अंतरिम सरकार, तो इंटरिम गवर्नमेंट को जो है कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया था ताकि ये दखल दे सके कांग्रेस के कामों में। इसके अलावा कम्युनल लाइट यानी कि बड़े पैमाने पे जो है कि दंगे भड़क उठे थे, पूरे देश को घेर के लिया था, है ना, होल कंट्री को, और इसने ये कन्विंस किया कि सिर्फ जो है कि बंटवारा ही एक सहारा बचा हुआ है इस दंगे से बाहर निकलने का। और ये जो दंगे वगैरह थे ये किसकी वजह से थे, डायरेक्ट एक्शन की वजह से थे, डे बाई डे डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से थे। और ये डायरेक्ट एक्शन किसने किया था, भाई मुस्लिम लीग का था डायरेक्ट एक्शन। इससे इसके अलावा जो है कि ये भी रीज़न है अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि नेताओं ने ये फील किया कि जो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का बनाना होगा, और इसके अलावा पॉलिसी जो है ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की है, और दूसरा जो है अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक प्रोसीजर वगैरह जो है क्या करेंगे, ये कमज़ोर कर देंगे देश के लोकतंत्र को। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए पार्टीशन जो है कि ज़रूरी है। तो पार्टीशन हो जाएगी तो इससे हम लोग बच जाएंगे। नेक्स्ट है इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखो जितने भी हिंदुस्तानी थे ना वो सारी के सारी जनता परेशान हो चुकी थी, सारे लीडर वगैरह परेशान हो चुके थे ब्रिटिश के रूल की वजह से। तो वो चाहते थे कि बस किसी भी हालत में हमको आज़ादी दिला दो, इमीडिएटली तुरंत चाहिए थी, और वो किसी भी कीमत पे आज़ादी चाहते थे, कोई कीमत चुकाने को वो तैयार थे। तो इसीलिए पार्टीशन को माना गया कि ये जो है कि एकदम बिल्कुल इमीडिएट जो है कि यही एकलौता जो है दाम है जो हमको देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, पार्टीशन। लीडर ने यह भी फील किया कि जो स्मॉलर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि हमको छोटा सा हिस्सा मिले, है ना, और स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी हो, ये बहुत बेहतर है इससे कि बड़ी से बड़ा एरिया मिले और वहाँ पे जो अथॉरिटी है सेंटर में वो वीक हो। तो इसीलिए पार्टीशन ज़रूरी है। और ये भी महसूस किया गया कि भाई अगर ज़्यादा डिले करते हैं पावर जो है कि स्थानांतरण करने में या ये ट्रांसफ़र करने में, तो जो है कि हिंदुस्तान पूरा जो है कि सिविल वॉर से के अंतर्गत घिर जाएगा। इसके बाद ये फोटो दी हुई है विथ रेफरेंस टू द पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये फोटो जो है लॉर्ड माउंटबेटन की है, आइडेंटिफाई करनी थी तो लॉर्ड माउंटबेटन है। इनको देश में क्यों भेजा गया हिंदुस्तान में, इनको भेजा गया फॉर टेकिंग नेसेसरी स्टेप, ताकि ये जरूरी कदम उठाएं हस्तांतरण करने में पावर किसको, इंडियन को, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कि बिल्कुल वॉइसरॉय बना के भेजा गया। इनका जो इमीडिएट टास्क था, तुरंत का काम ये था कि रिस्टोर करना पीस, फिर से जो है शांति आ सके दो समुदायों के बीच में, जो समुदाय है आपका हिंदू और मुस्लिम। हाउ डिड ही प्लान, किस तरह से इन्होंने जो है कि प्लान किया सॉल्व करने के लिए कम्युनल प्रॉब्लम को जो कि हिंदुस्तान में थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये देखा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इनके बीच में जो दरार आ चुकी है, डेडलॉक आ चुका है, रुकावट गई आ गई है, उसको जो है कि ख़त्म करना। ये दो कौन है, ये आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग है। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इन्होंने महसूस किया कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये भी काम नहीं किया, है ना, और जो पार्टीशन है इंडिया का वो जो है इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अटल है। ही देयरफॉर, इसीलिए इन्होंने देखा सॉट टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर विदाउट एनी डिले, कि भाई इसमें सबसे बेहतर यही है कि प्रभावी रूप से क्या कर देना,
पावर को हस्तांतरित कर देना बिना किसी देर के। Why did the Congress accept the plan? State 3 reason to justify its acceptance। यहाँ पे वजह बतानी है कि आखिर कांग्रेस ने प्लान को क्यों एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे देखो एक मौलाना आज़ाद की भी लाइन है कि कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान बिकॉज मौलाना आज़ाद के हिसाब से द कांग्रेस हैड नो अल्टरनेटिव, यानी कि कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं था, है ना। फिर रीज़न क्या है, रीज़न तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला ये था कि वही दंगे भड़क चुके थे, है ना, और पूरा जो है देश इस आग में झुलस रहा था। तो यही देखा गया कि इन दंगों वगैरह को बंद करने का एक ही तरीका है कि डिवीज़न कर दिया जाए। नेताओं ने ये फेल किया कि ज़्यादा देर करेंगे तो सिविल वॉर के बीच में पूरा का पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा इसके घेरे में। लीडर ने यह भी देखा कि अगर पार्टीशन कर देते हैं तो जो लोकतांत्रिक संविधान वगैरह जो बनाना है हमको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र वगैरह के लिए, उन सबसे भी हम लोग बच सकेंगे और दूसरे प्रोसीजर से, और जो हिंदुस्तान उभर कर आएगा वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थोड़ा बहुत ग्लिच आ गया है लास्ट में प्रॉब्लम, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।